सीबीएसई के छात्रों की परेशानी को लेकर घमासान मचा ही हुआ है। छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर चौतरफा एक्शन देखने को भी मिल रहा है। तमाम तकनीकी गड़बड़ियों और देरी के बाद सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर आज खोल दिया गया है। इधर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी और सीबीएसई के चेयरमैन को तलब किया गया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। सीबीएसई मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स लेकर अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और साथ में है असीम मनचंदा। राइट दीपाली, तो सबसे पहले ये बताएं कि सीबीएसई का पोर्टल कब तक खुला है और छात्र कैसे वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल विपिन जी, अगर इस पोर्टल की बात करें तो आज सुबह ही सीबीएसई की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी गई कि अगर 12वीं के वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनकी आंसर शीट दोबारा से वेरीफाई किया जाए, जो मार्किंग सिस्टम है उसको दोबारा से रिवैल्यूएट किया जाए, अब वो इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। 2 जून से इसकी शुरुआत हो गई है और जो सीबीएसई की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 जून से लेकर 6 जून तक ये पोर्टल खुला रहेगा। अगर पूरे प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार इस प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया है। अगर किसी वजह से स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के आधार नंबर का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करवा सकते है और जब एक बार आधार से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप इसमें अपना एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही रहने वाला है कि आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इस पूरे प्रोसीजर के लिए बेहद जरूरी किया गया है। और दूसरी बात यह कि आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवैल्यूएशन कराएं पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट का, तो हर एक आंसर शीट के हिसाब से प्रति कॉपी 100 रुपए यहां पर आपको शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन मार्किंग में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपए प्रति क्वेश्चन प्रति प्रश्न यहां पर शुल्क देना होगा। हालांकि यहां पर सुविधा दी गई है कि आप यूपीआई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं किसी भी तरह से कोई ऑफलाइन प्रक्रिया ये नहीं रहेगी, पूरी तरह से आपकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहने वाली है। विपिन जी, यहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, अपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हम ये देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन हम तक इस बात को पहुंचाया है कि एक बार फिर से वही दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही है जो पहले आई थी। आपको बता दूं इससे पहले 26-29 तारीख को भी इस तरह का पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से ये पूरा सफल नहीं हो पाया था और आज पूरा आश्वासन दिया गया सीबीएसई की तरफ से कि अब किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं आएगी। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, या तो कैप्चा नहीं ले रहा है या फिर अगर कैप्चा लेने के बाद लगता है कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं तो कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। तो जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो अभी भी बच्चों की तरफ से जरूर इस बात की शिकायत की जा रही है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीपाली जो आपने बताया। इस पर नजर रखिए क्योंकि अगर आज से ये खुल भी गया है, सशुल्क है, ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर उसमें भी परेशानी आ रही है, कैप्चा इंटर नहीं हो रहा है या साइट कनेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर ये गंभीर मामला। आप इस पर नज़र बना के रखिए, आपसे लगातार इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर असीम भी हमारे साथ है। असीम, सीबीएसई मामले को लेकर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी भी बैठक हुई है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इन सभी साइट्स पर क्या अपडेट है? जी सही कहा आपने, जो सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस है उसको लेकर के काफी विवाद हो गया है। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने जो शिक्षा विभाग के जो सचिव है उसके साथ साथ सीबीआई के चेयरमैन, उन दोनों को अपने यहाँ पर बुलाया। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने यहाँ पर बुलाया, उनसे पूछा कि आप बताइए कि किस तरह से आपको उस पूरी प्रोसेस के अंदर खामियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से आपको उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उस सब चीजों को डिस्कस करके जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो आगे चल करके अपनी एक रिपोर्ट संसद को सौंपेगी और बताएगी कि इस पूरी प्रोसेस में किस तरह से सुधार किए जाने की जरूरत है। जो मैं बता चुका हूं कि कंपनी के ऊपर भी एक्शन लेने की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ साथ अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो एनएसयूआई है उसने एक याचिका दायर की, जो पूरा असम पोर्टल प्रोसेस है उसको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराने की मांग यहाँ पर रखी गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब भी
सुनवाई होगी तो देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। और आगे ये भी देखना होगा कि क्या स्टूडेंट जो है ओसम पोर्टल को आसानी से अब एक्सेस कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, और वहां पर उनको किसी भी परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया असीम, और साथ में आपका भी फिलहाल शुक्रिया दीपाली। तो ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। आखिरकार सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव कर तो दिया है, लेकिन जैसा अभी दीपाली बता रही थी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो क्या है रीवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया, और अगर कहीं आप अटकते हैं तो आगे आपको क्या करना होगा, सारी A to Z जानकारी आज हम आपको देंगे। शाम 5:57 पर कॉपी रीचेक सब होगा करेक्ट। आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की। यूएस ट्रेड डील पर आज से फिर बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के चीफ नेगोशिएट ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंच चुका है। इस बातचीत में मुख्य फोकस इस बात पर रह सकता है कि ट्रंप बार बार जो टैरिफ में बदलाव करते हैं उसका भारत पर असर ना पड़े, और जो टैरिफ तय हो वो स्थायी हो। और क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं इस बारे में और बातचीत करते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आज से शुरू होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा और किस तरफ ये बातचीत जाती हुई दिखेगी हमें? देखिए, आम हालात में देखें तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी उसके 99% चीज़ें लगभग तय हो गई थी। सिर्फ फुल स्टॉप कॉमा जैसी चीज़ें करनी बाकी थी। लेकिन इस बीच 2-3 डेवलपमेंट हुए। पहली बात तो ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बार बार टैरिफ में जो बदलाव किया गया, ये अब सबके लिए चिंता है, भारत के लिए भी चिंता है कि ये कैसे आश्वासन लिया जाए ट्रेड डील के तहत कि बार बार ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बदलाव ना हो। जो भी टैरिफ एक बार तय कर दिया जाए वो टैरिफ स्थायी रहे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका ने सभी देशों पर, दुनिया के सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी म्याद 24 तारीख को खत्म हो रही है, 24 जुलाई को। तो उस म्याद खत्म होने के बाद अमेरिका का रुख क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल जो वो खत्म हो, ट्रेड डील के जरिए इसको आश्वस्त किया जाए। तीसरी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दखल दिया है, जिससे वहां के टैरिफ में काफी ऊपर नीचे हुआ है। तो उन सब चीजों से कैसे ट्रेड डील को अलग रखा जाए, यानी ट्रेड डील के तहत जो तय कर देते हैं वो बना रहे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक चीज और जो सबसे केंद्र बिंदु इस बातचीत की रहने वाली वो है सेक्शन 301, सेक्शन 301। इस सेक्शन के तहत अमेरिका ने दुनिया के कई सारे देशों के ट्रेड की जांच करनी शुरू कर दी है कि इस ट्रेड प्रैक्टिस सही है कि गलत है, कितने मात्रा में यहाँ पे कर रहे हैं, घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो जिन जिन देशों के ट्रेड की जांच शुरू की है उसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, दूसरे कई सारे देश शामिल है। तो भारत चाहता है कि जब आप ट्रेड डील करने जा रहे हैं, ट्रेड डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि सेक्शन 301 के तहत जो आप जांच कर रहे हैं उस जांच के नतीजे के आधार पर हमारे ऊपर, यानी भारत के जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर कोई भी आप अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो ये इस बार के बातचीत का केंद्र बिंदु हो सकता है, सेक्शन 301 से भारत के जो सामान है उसको कैसे अलग रखा जाए। तो इन सारे माहौल में बातचीत हो रही है। 3 दिन तक बातचीत होगी। अगर ये बातचीत सकारात्मक होती है तो बहुत जल्द ट्रेड डील के पहले चरण का दस्तखत होता हुआ आप देखेंगे और फिर अगले चरण की बातचीत होती हुई दिखेगी। जी, तो ये था अब तक का ट्रेड डील पर अपडेट। इधर एक और बड़ी खबर है जो भी हमारी अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। ईरान युद्ध पर अमेरिका की कभी हाँ कभी ना जारी है। इस बीच ट्रंप ने 2 बड़े दावे किए हैं। पहला कि लेबनान और इजराइल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति है। दूसरा, ईरान के साथ बातचीत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर सबकी नज़र रहती है। यहाँ से क्या अपडेट है? क्या माने इस बार जो बातें अमेरिका और ईरान की तरफ से हो वो फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाती दिख रही है? देखिए, जब भी हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि शायद अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग अंतिम दौर पे पहुंचेगी, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन कुछ एक घंटे बाद अचानक से हालात बदल चुके होते हैं। कल जब इस वक्त का समय था तो आपने देखा कि बातचीत खत्म हो गई, अब बातचीत नहीं हो रही है। दोनों तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया था, मिसाइल के से हमले शुरू हो गए थे। और ईरान की तरफ से संकेत आने लगे कि नहीं, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम भी अब फिर
हमले करने को तैयार है। लेकिन अचानक देर रात ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक ट्रूथ सोशल पे 2 पोस्ट आए, उसके बाद सबको राहत की सांस मिली, सबको एक उम्मीद की नई किरण जगी। पहला ये आया उनका कि हमने इजराइल से बातचीत की है, इजराइल ने कहा कि हम अब लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। हमारे प्रतिनिधिमंडल के जरिए लेबनान से हमने बातचीत की, लेबनान में ये कहा कि हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल और लेबनान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इसको लेकर सहमत हो गए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बातचीत तभी शुरू करेंगे या फिर डील तभी करेंगे जब ये तय हो जाए कि लेबनान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा इजराइल की तरफ। तो ईरान की एक शर्त यहाँ पे मान ली गई है जो ट्रूथ सोशल पे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। दूसरा, क्या ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई क्या? तो इस पर भी उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का पोस्ट आया कि नहीं, बातचीत खत्म नहीं हुई है, दरअसल बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो एक नई उम्मीद जगी है इस माहौल में कि शायद बहुत जल्द ये डील होता हुआ दिखे, युद्ध रुकता हुआ दिखे। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद इस बातचीत के बाद फाइनली एक कंक्लूजन, एक रिजोल्यूशन की तरफ अमेरिका और ईरान पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसा लक्ष्मण ने कहा, अनसर्टेनिटी हमेशा बरकरार रहती है, तो शायद इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए, आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद सर। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद बाजार में दमदार वापसी की है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 101 अंक चढ़ा तो सेंसेक्स 383 अंक की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। सेक्टोरल मोर्चे पर आईटी शेयरों में लगातार तीसरे सत्र में जोरदार खरीदारी भी देखने को मिली और इंडेक्स 4% से ज्यादा की तेजी के साथ दिन का टॉप सेक्टोरल गेनर बना। तो कैसा रहा बाजार का पूरा हाल, बता रही है हमारी सहयोगी रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ब्रेंट कूल ऑफ हुआ, 2% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा इंडिया विक्स में भी 7% की गिरावट देखने को मिली, जिसके साथ ही मार्केट रिकवर हुए और निफ्टी यहाँ पर 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई और यहाँ पर 71 पॉइंट चढ़कर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी इस जो रिकवरी थी उसको कंट्रीब्यूट किया है और यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो आईटी आज भी लगातार तीसरे दिन आज का हीरो बना हुआ है और 4% से ज्यादा के मूव्स यहाँ पर सुबह से ही नजर आए हैं। इसके अलावा ऑटो, पीएसयू बैंक, डिफेंस, कैपिटल गुड, एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल, इन सब में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और अच्छी रिकवरी भी हुई। लेकिन आज डिसअपॉइंटमेंट दी कैपिटल मार्केट शेयरों ने और फार्मा शेयरों ने, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी इनमें भी देखी गई। अगर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो ओवरऑल आईटी काउंटर्स आज मौजूद थे। टीसीएस 6.5% के गेन्स, इन्फोसिस 6% की लगभग यहाँ पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एचसीएल टेक में 4% के गेन्स और अदानी एंटरप्राइजेस में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी को डिसअपॉइंटमेंट कहां से मिली? एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। राइट, तो ये था आज का बाजार। और इधर आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली है और ब्रोकरेज हाउसेस भी सेक्टर पर काफ़ी बुलिश नजर आए। ऐसे में सवाल है कि आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने किस तरह का कमबैक किया है और आगे इसके लिए क्या ट्रिगर्स दिख रहे हैं, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। कमाल कर रहा है स्टॉक, तकरीबन 6% तक की तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली थी और इनफैक्ट ये भी स्टॉक ऐसा है जो बहुत बीटन डाउन है। ऊपर से देखेंगे तो बहुत नीचे नजर आएगा ये स्टॉक। आज 50 डीएमए का गैप अप के साथ आप देखें तो लेवल भी पार कर दिया 1224 रुपये का और पिछले जो लो लगे थे इसके तकरीबन 14 मई के आसपास 1089 रुपीज़ का, उन स्तरों से देखें तो 15 से 17% की रिकवरी भी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ज़्यादातर स्टॉक्स में गिरावट है, तो हाई से आप देखें तो ऑलमोस्ट 38-40% नीचे अभी भी आपको इन्फोसिस ऑल टाइम हाई से नीचे नजर आएगा। और पिछले 1 साल में देखें तो स्टॉक ने बहुत पेशेंस टेस्ट किया, इनफैक्ट पूरा सेक्टर नहीं परेशान किया, लेकिन 1 साल में 20%, 6 महीने में भी 20-22% की गिरावट है और इनफैक्ट पिछले 5 साल भी इस स्पेस के लिए अच्छे नहीं रहे, 10% की गिरावट है। निवेशकों का पैसा बिल्कुल आईटी और खासतौर पर इन्फोसिस में नहीं बना। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़े कुछ दिनों से प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये सपोर्ट कर रहे हैं ब्रोकरेजेस, क्योंकि लगातार पिछले 3 सत्रों से आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट थी जहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करके बताया था कि इस स्पेस पर, आईटी स्पेस पर
अभी भी वो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। कल हमने CLSC की रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, जहां पर ये बता रहे थे कि जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये पर सीट से अब प्रोडक्ट बेस्ड हो गई है, तो यहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। साथ में जो SaaS प्रोवाइडर्स के साथ इनके कोलैबोरेशन है, यहाँ से डील विंस भी देखने को मिल सकते हैं। Q4 EPS के लिहाज से भी अच्छा था और ग्रोथ के लिहाज से आगे भी यहाँ पर कंफर्ट आ रहा है CLSA को। और आज जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है, इसमें भी ये कह रहे हैं कि शायद इन स्तरों से IT स्पेस एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और हमने सर्च किया और ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर एक बहुत ही खास फीचर होता है जिसपे आपको पता चल जाता है कि जितने भी एनालिस्ट हैं एक स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो जनरल कंसेंसस पोल है ये आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए, इन्फोसिस को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं इनमें से खरीदारी की राय 73% की है, होल्ड करने की करीब करीब 24% जो है राय दे रहे हैं। बिकवाली इस भाव से सिर्फ 3% एनालिस्ट बोल रहे हैं। और साथ में आप देखें तो जो औसत टारगेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये टारगेट कंप्लायंस के लिहाज से 1 साल का होता है, तो अगले 1 साल में 18 से 20% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1467 के टारगेट के लिए। आदित्य बिरला ग्रुप शेल PLC की रिन्यूएबल कंपनी स्प्रिंग एनर्जी को खरीद सकता है। मनी कंट्रोल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक AB ग्रुप स्प्रिंग एनर्जी को खरीदने की रेस में सबसे आगे है। इस खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं मनी कंट्रोल के अश्विन मोहन। देखिए, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ये एक काफी बड़ा ट्रांजैक्शन है जो अभी फाइनल लेग तक पहुंच चुका है। हमारे सूत्रों के अनुसार आदित्य बिरला ग्रुप अभी इस ट्रांजैक्शन के लिए लीड कंटेंडर या फ्रंट रनर है। उन्हें मुख्य प्रस्तावक या मुख्य बिडर कहा जा सकता है, ये हमारे सूत्र हमें कह रहे हैं। रिसेंटली इस बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए बाइंडिंग बिड्स या फाइनल बिड सबमिट हुए थे और हमारे सूत्रों के अनुसार आदित्य बिरला ग्रुप प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR से आगे बढ़ चुका है। 2 और बिडर्स थे जिन्होंने इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट दिखाई थी पहले। एक था कंसोर्शियम टेमासेक और NIF का और एक था एक्टिस। वैल्यूएशन की बात करें तो हमारे सूत्रों के अनुसार स्प्रिंग एनर्जी की वैल्यूएशन $1.7 बिलियन से ऊपर हो सकती है। स्प्रिंग एनर्जी है क्या? स्प्रिंग एनर्जी एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो ग्लोबल एनर्जी जायंट शेल PLC की इंडियन क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है। तो ये है स्प्रिंग एनर्जी। अभी बिरला ग्रुप को इस एसेट में दिलचस्पी क्यों है? देखिए, बिरला ग्रुप की रणनीति काफी साफ है। आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स है उनका वर्टिकल जिसमें सारा क्लीन एनर्जी बिजनेस है। आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स हाउस्ड है पेरेंट ग्रासिम के अंदर और उनका एक्सपेंशन प्लान काफी एम्बिशियस है। 10 गीगावाट से ऊपर वो अपना कैपेसिटी लेना चाहते हैं और कुमार मंगलम बिरला भी ये सेगमेंट पे काफी बुलिश है और उनके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बिरला ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है आगे के वर्षों में। शेल से हमने कांटेक्ट किया, शेल ने कंफर्म किया कि वो सूटर से बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशंस के आउटकम के बारे में वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। हमारे ईमेल जो हमने भेजे थे KKR और बिरला ग्रुप को, उनका कोई रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक बार्कलेज है जो ये बड़ी ट्रांजैक्शन का सेल साइड एडवाइजर है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है, लेकिन अभी बिरला ग्रुप को एज है, ये हमें हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। बैक टू यू। नेट न्यूट्रलिटी के उल्लंघन के आरोप के बीच टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने भारतीय एयरटेल के पोस्टपेड प्रायोरिटी प्लान की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने प्लान की अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। देखिए, हाल में ही भारतीय एयरटेल ने अपने पोस्ट पेड प्रायोरिटी प्लान लॉन्च किए हैं, तो इसको लेकर के एक नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट छिड़ गई कि क्या ये प्लान नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। क्योंकि खासतौर पे जो एयरटेल है उसने ये दावा किया है कि वो उसमें 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, जिसके जरिए जो उपभोक्ता है उनको एक फास्टर लैन दी जा रही है जहाँ पर वो की हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो नेट न्यूट्रलिटी के नियम कहते हैं कि आप कमर्शियल टर्म के ऊपर किसी भी उपभोक्ता की स्पीड बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो इसको लेकर के अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एयरटेल की जांच शुरू कर दी है। एयरटेल से बहुत सारे सवाल जो ट्राई है उसने पूछे हैं। खासतौर पर उसने पूछा कि आप बताइए कि आप ये स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आप कितने BTS के अंदर स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से स्पेक्ट्रम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया के अंदर आप ये सारी सर्विसेज आप उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप पोस्टपेड प्रायोरिटी सर्विसेज देने का दावा कर रहे हैं तो आप बताइए कि ये प्रीपेड प्रायोरिटी प्रीपेड जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनसे किस तरह
से अलग सर्विसेज आप वो दे रहे हैं, तो क्या आप स्पीड की गारंटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ये सारे सवाल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एयरटेल से पूछे हैं। हमने भी एयरटेल से सवाल पूछे थे, लेकिन एयरटेल ने उसका भी जवाब अभी नहीं दिया। तो ट्राई के मुताबिक ये जांच अब शुरू हो गई है और बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन आगे चल करके हो सकता है। राइट, और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और खबरें। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? चुनाव में करारी हार के बाद क्या ममता के हाथ से पार्टी भी जाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया है कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की कल रात मीटिंग हुई है। ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे। ये लोग पार्टी सिंबल और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी दावा करेंगे। ये पूरा विवाद शुरू हुआ था नेता प्रतिपक्ष के लिए टीएमसी की अनुशंसा से। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी के 2 विधायक संदीपन साहा और रीताब्रत बनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि अनुशंसा पत्र पर उनके फर्जी सिग्नेचर लिए गए हैं। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। फिर टीएमसी के एक और विधायक कुणाल घोष ने कहा कि रीताब्रत के नेतृत्व में 50 विधायकों की मीटिंग हुई है। फिर पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर पार्टी में टूट का दावा किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट विधायकों की बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकती। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना प्रदर्शन किया। ममता ने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ इस धरने का आयोजन किया। पिछले दिनों ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं पर भीड़ ने हमले किए थे। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के इस धरने का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करने की चुनौती देते हुए धरना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर हजारों समर्थकों के बीच ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ भाषण दिए। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार आपके लिए जारी है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक क्लिक पर आप देख सकते हैं ताजा और रोचक खबरें। नमस्कार।